हेलो फ्रेंड्स, आ गया हूँ मैं इरेस्ट का एपिसोड 6 लेकर, जहाँ हम इसके आगे की कहानी को जानेंगे। अगर आपने पिछले वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो चलिए फटाक से मेरा इंट्रो देकर इस वाले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है शुभो और आप देख रहे हैं फॉरएवर वीक। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि आईडी का पूरा घर आग से जल रहा होता है, जिसे बाहर खड़े हुए कुछ लोग देख रहे थे, जहां सातरू भी था। सब लोग शॉक में होते हैं कि इतनी बड़ी आग आखिर लगी कैसे। जहां उनमें से दो औरत बात कर रहे थे कि आईडी अभी तक बाहर नहीं आई। कई वो ये सुनते ही सातरू बिना कुछ सोचे घर के अंदर चला जाता है। धुएं की वजह से उसे कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं देता, फिर भी वो रुकता नहीं, आईडी को ढूंढने लगता है। तभी उसे सामने आईडी बेहोश मिलती है। वो उसके पास जाता है और उसका मुंह रुमाल से ढक देता है ताकि धुआं न सूंघे। वो उसे बाहर की तरफ ले जाने लगता है। तभी आईडी की आंख थोड़ी सी खुलती है और वो अपना फोन सातरू के पॉकेट में डाल देता है। सातरू सीधी की तरफ आता है और देखता है नीचे बहुत धुआं होता है और वो अकेला आईडी को नीचे नहीं ले जा पाएगा। तभी वो देखता है कि नीचे से मैनेजर ऊपर की तरफ आ रहा होता है। मैनेजर आईडी को पकड़ता है और दोनों सावधानी से आईडी को नीचे ले आते हैं। मैनेजर सातरू से बोलता है कि यहाँ से वो संभाल लेगा, तो सातरू वहाँ से चला जाए और कभी वापस ना आए। और वो ये भी बोलता है कि आईडी को बचाने का क्रेडिट वो अपने ऊपर लेगा। पर दोस्तों, हम तो जानती है कि आईडी को पता है कि उसे असल में किसने बचाया। सीन शिफ्ट होता है और हम सातरू को देखते हैं जो कि एक जगह पर बैठे बैठे सोच रहा होता है कि ये सब आखिर हुआ कैसे। आईडी के घर पर आखिर आग लगाई किसने। तभी वो देखता है कि उसके पॉकेट में आईडी का फोन होता है जिससे आईडी ने डाला था। वो देखता है किलर का भेजा हुआ वो मैसेज जिसे किलर ने सातरू के मॉम के फोन से ही भेजा था। सातरू समझ जाता है कि ये सब किलर ने उसे फंसाने के लिए करा होगा, क्योंकि सिर्फ आईडी सातरू का सब जानती थी। और अगर इस सिचुएशन पर आईडी को कुछ हो जाए तो ना ही कोई गवाह रहेगा, बल्कि पूरा ब्लेम सातरू पर ही जाएगा। अगले दिन हम सातरू को किसी के साथ बात करते हुए देखते हैं जो कि उसे एक कॉफी शॉप में बुलाता है। तो सातरू वहाँ जाता है और हम देखते हैं कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि वही सातरू के मॉम का कलीग होता है, जो कि इशिकारी टीवी के लिए काम करता है और इनका नाम सावारा होता है। उसके बाद वो दोनों बात करने के लिए सावारा का ऑफिस में जाते हैं, जहाँ पर सातरू पैनिक हो रहा होता है क्योंकि सब कुछ हाथ के बाहर जा रहा है और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा। तो सावारा उससे कहता है कि जो हो गया वो हो गया और उसे लेकर तुम खुद को दोष नहीं दे सकते। तुमने वो सब कुछ किया जो कर सकते थे। सातरू को याद आता है कि यही सेम लाइन उसके मॉम ने उसे बचपन में कहे थे, जिस पर सावारा बताता है कि ये लाइन साची को यानी कि सातरू की मॉम हमेशा कहा करती थी, जिसे सुनकर सातरू को थोड़ा हिम्मत मिलता है। उसके बाद सावारा बताता है कि उस दिन साचिको ने फोन पर उस सीरियल किलर के बारे में बताई थी कि जुन शिरातोरी असली किलर नहीं है और शायद वो जानती थी कि रियल किलर कौन है। तो साचिको ने उन्हें कोईवा स्टेशन पर बात करने के लिए बुलाई थी, पर अफसोस उसी दिन उनका मर्डर कर दिया गया और वो नाम अनसुना ही रह गया। उसके बाद सावारा कायो के मौत के बारे में बात करते हैं कि उस रात कायो के साथ आखिर क्या हुआ। वो बताते हैं कि 2 मार्च की रात 10:30 बजे कायो की मॉम और उनके बॉयफ्रेंड ने कायो को पीट कर स्टोर रूम में बंद कर दिया, जिसे 11 बजे के आसपास किसी ने किडनैप कर लिया। और ये नोटिस करने पर कायो की मॉम ने सातरू के मॉम को कॉल किया था ये पता करने के लिए कि कायो शायद उनके घर पर तो नहीं। उसके बाद सुबह उन्हें कायो की डेड बॉडी मिली, लेकिन पुलिस की डर की वजह से उन्होंने उसे छुपा दिया। बाद में पुलिस ने जुन शिरातोरी को किडनैपिंग और मर्डर के इल्जाम पर पकड़ लिया, क्योंकि स्टोर रूम के आसपास जो बूट्स के निशान मिले थे वो शिरातोरी के बूट्स से मैच हो गए थे। पुलिस ने सारा इंसिडेंट ऐसे सजाया कि 11 बजे के आसपास शिरातोरी ने कायो को किडनैप करके कहीं ले गया और उसके माथे पर ठंडे पानी से स्प्रे करता रहा जब तक कि उसका ब्रेन पूरी तरीके से डेड न हो जाए। उसके बाद भी वो 20 से 30 मिनट तक वहीं पर इंतजार करता रहा ताकि डेथ कंफर्म हो जाए और फिर आखिर में वो बॉडी को सुबह होने से पहले ही स्टोर रूम में वापस छोड़ आया। ये सब सुनने के बाद सातरू चीख कर बोलता है क्योंकि ऐसा कभी नहीं कर सकता। तो सवारा कहते हैं कि कायो के डेथ के कुछ दिन पहले ही पास की एक शहर में बिल्कुल ऐसा इंसिडेंट हुआ था, जिसका कल्प्रिट पकड़ा जाने पर यही कहता रहा कि उसने कुछ नहीं किया, उसे फंसाया जा रहा है। सवारा और भी बताते हैं कि उन्हें पूरा यकीन है कि इन सब के पीछे किसी और का हाथ है, पर किसी ने उन पर विश्वास नहीं किया। वो किलर बहुत चालाक है जो कि एक बच्चे को किडनैप कर उनका मर्डर करता है और उसका इल्जाम किसी और पर डाल देता है। केस ठंडा होने पर वो अपना अगला शिकार करता है और इसी किलर ने सातरू के मॉम को भी मारा है। सीन शिफ्ट होता है और आईडी हॉस्पिटल में जाग गई होती है। वो बाहर की तरफ जाता है जहाँ पर 2 ऑफिसर सातरू के बारे में बात कर रहे थे कि सातरू ने उस लड़की मतलब आईडी के साथ मिलकर अपनी मॉम को मारा और उसके बाद आईडी का मुंह बंद करने के लिए उसको भी मारने की कोशिश करा। ये सब सुनकर आईडी अपने मन में बोलता है तुम सब गलत हो। उसके बाद आईडी जहाँ भी जाती है पुलिस उस पर नजर रख रहा होता है। उसके बाद हम वापस से सातरू और सावारा को देखते हैं। सातरू उन्हें आईडी के फोन पर वो मैसेज दिखाता है, जिसे देखकर सावारा बोलता है कि हो सकता है किलर ने सातरू को फंसाने के लिए ही आईडी को ट्रैप में डाला होगा। जिस पर सातरू बोलता है कि उसे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि सातरू तो पहले से ही मर्डर के इल्जाम पर फंसा हुआ है, तो हो सकता है वो सच में आईडी के ही पीछे हो। सावारा के पूछने पर वो बताता है सातरू पर ब्लेम डालने के लिए किलर को सातरू के घर आने का परफेक्ट टाइम पता होना चाहिए। उसकी मॉम ने बोला था कि उन्होंने एक आदमी को एक बच्चे को अपने गाड़ी तक ले जाते हुए देखा था। अगर वही किलर हुआ तो हो सकता है उसने वापस जाकर सातरू के शिफ्टिंग शेड्यूल देखा होगा और आईडी ने उसका चेहरा देख लिया होगा। उसके बाद सावारा हॉस्पिटल जाने के लिए रूम से निकल जाता है और सातरू को अपने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स पढ़ने के लिए बोलता है। तो सातरू कंप्यूटर पर रिपोर्ट्स पढ़ने लगता है और उसे पता चलता है कि यूकी को अपने पिता पर किलर होने का शक था, पर उसने कभी एविडेंसेस किसी को दिखाया ही नहीं, क्योंकि वो अपने पापा से बहुत प्यार करता था। उसे और भी पता चलता है कि किलर ने हिरोमी सुगीता को इसलिए मारा क्योंकि उसने हिरोमी को लड़की समझकर गलती किया था, जिस पर पुलिस ने 5 लोगों का एक सस्पेक्ट लिस्ट बनाया जो कि हिरोमी को अच्छे तरीके से पहचानते थे। दोस्तों, यहाँ पर एक ट्विस्ट रिवील हुआ कि हिरोमी सुगीता असल में कोई लड़की नहीं बल्कि लड़का होता है।
दोस्तों कमेंट करना कि आप समझ पाए थे कि हिरोमी असल में लड़का है। ओके बैक टू वीडियो। सातोरू मन में बोलता है कि किलर ने हिरोमी को मारा कोई गलती से नहीं बल्कि उस सस्पेक्ट लिस्ट से बचने के लिए। सातोरू को आगे पता चलता है कि पुलिस को हिरोमी के बॉडी के बाद से यूकी के बूट्स के निशान मिले और उसके घर से मिले हुए पीडोफिलिक मेडिसिन को देखकर पुलिस को ये भी शक हुआ कि शिरातोरी के अंदर पीडोफिलिक टेंडेंसीज थे। ये पढ़ते ही सातोरू को याद आता है कि उसने यूकी के घर पर एडल्ट मैगजीन देखे थे, ना कि कोई पीडोफिलिक मटेरियल। वो समझ जाता है कि ये सब भी किलर का ही प्लान था। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सावारा हॉस्पिटल आ चुका होता है और नर्स से बाथरूम जाने के लिए रास्ता पूछता है, लेकिन वो पुलिस से बचते हुए मौका देखकर आयरी के रूम में घुस जाता है। वो आयरी को बुलाता है पर हम देखते हैं कि उसके बेड पर आयरी नहीं बल्कि उसकी मॉम सोई होती है। आयरी ने असल में अपनी मॉम को सातोरू के बारे में सब कुछ बता दिया था और ये भी बताया कि सातोरू ने असल में उसकी जान बचाया था। तो अब उसकी बारी है सातोरू की मदद करने की, इसलिए उसने अपनी मॉम को उसके जगह पर सुला दिया ताकि पुलिस को शक ना हो और खुद सातोरू को ढूंढने चली गई। उसके बाद हम देखते हैं कि सातोरू का फोन बजता है और वो और कोई नहीं बल्कि आयरी होती है। वो सातोरू को उसे ब्रिज के नीचे मिलने के लिए बुलाती है। सातोरू मना करने ही जा रहा होता लेकिन तभी वो फोन काट देती है। तो सातोरू के पास वहाँ जाने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। जहाँ उसकी मुलाकात होती है आयरी से। उसे आयरी से पता चलता है कि आयरी को मिस्टर निशिजोनो नाम के किसी आदमी पर शक है, क्योंकि मैनेजर हमेशा उसे शॉप पर बुलाता है और उसकी बहुत रेस्पेक्ट भी करता है। तो उसके लिए किसी का भी शेड्यूल या फिर एड्रेस देखना बहुत ही आसान होगा। सातोरू ने सभी सस्पेक्ट लिस्ट अच्छे से चेक किए थे पर उनमें इस आदमी का नाम कहीं नहीं था और वो फेक नाम भी यूज नहीं कर सकता क्योंकि वो असल में सिटी काउंसलर भी है। सातोरू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, वो बहुत ही कंफ्यूज होता है, लेकिन आयरी उसे चेयर अप करती है। सातोरू मन में बोलता है कि उसे खुशी है कि वो आयरी से मिली, पर हमेशा की तरह वो इसे असल में ही बोल देता है जिससे कि दोनों ही इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। तभी वो कहीं से पुलिस आ जाते हैं और सातोरू को अरेस्ट कर लेते हैं। ये सब देखकर आयरी चीख कर उन्हें रोकने की कोशिश करता है पर कर नहीं पाती। वो रो पड़ती है और रोते रोते कहती है कि ये सब उसकी गलती है। उसे लगा था कि कोई भी उसके पीछे नहीं है पर वो गलत थी। सातोरू सोचता है कि अभी आयरी के साथ उसकी आखिरी मुलाकात है और शायद इसके बाद वो उसे कभी नहीं देख पाएगा। तो वो जाते जाते बोलता है कि वो इतना सब कुछ कर पाया सिर्फ और सिर्फ आयरी की वजह से, क्योंकि उसने सातोरू पर भरोसा किया और अब वो चाहता है कि वो खुद पर भी भरोसा करे। उसके बाद पुलिस सातोरू को ले जाने लगते हैं और सातोरू देखता है कि वो किलर वहीं पर खड़ा होकर सब कुछ देख रहा होता है और सब कुछ एकदम से ब्लैंक हो जाता है। और इसी के साथ ये वाली एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों क्या आपको पता है सावारा कौन से चैनल के लिए काम कर रहा था? अगर आपको इसका जवाब पता है तो नीचे जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।